Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So, continuing with the series of CS 604 practical, today we are going to continue our lab number 6. अब लैब नंबर 6 में बेसिकली हमारे पास क्या है, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम है. ठीक है, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग और FCFS हम इससे पहले करके आए हैं. तो इन दोनों में ओवरऑल क्या डिफरेंस है कि जो FCFS होता है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है. ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव है और जो राउंड रॉबिन है वो प्रीएम्प्टिव है. ठीक है, ये आपने MCQ के लिए करना है. अब प्रीएम्प्टिव का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन दूसरा प्रोसेस आता है और उसकी एक प्रायोरिटी जो है वो हाई होती है, तो हम क्या करते हैं कि पहले प्रोसेस को कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए प्रीएम्प्ट हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, हॉल्ट हो जाओ, रुक जाओ. ठीक है, और दूसरे प्रोसेस को हम आने देते हैं. तो ये बेसिकली प्रीएम्पशन इसको हम कहते हैं. तो जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है वो मतलब प्रीएम्प्टिव भी होता है, यानी कि ये स्टॉप कर देता है प्रायोरिटी वगैरह देख के. अच्छा, अब ये प्रायोरिटी डिसाइड किस हिसाब से करता है? ये टाइम स्लाइसेस जो है हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस में, एक टाइम क्वांटम में डिवाइड कर देता है और फिर उसके हिसाब से उनकी प्रायोरिटीज़ को असाइन करता है. अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है सी में, और उसमें आपको जो प्रोसेसेस हैं हर प्रोसेस का एक आपको टाइम स्लाइस, एक टाइम क्वांटम छोटा सा दिया हुआ है, वो क्या है 5 यूनिट्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि लिस्ट ऑफ प्रोसेस दी हुई है और उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, जैसे हमने किया था FCFS का. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं. देखें, सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने कर दी हेडर फाइल इंक्लूड. ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h. अब हम आ जाते हैं अपने मेन में. अब इंट मेन में क्या हुआ कि ये जो इंट n = 4 है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं वो 4 है. अच्छा, अब उसके बाद इंट एवरेज वेट टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इन दोनों को कर दिया 0 से इनिशलाइज़. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 से हम सी में, C++ में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने वेरिएबल्स को 0 से इसलिए इनिशलाइज़ करते हैं क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारे सिस्टम में मेमोरी में कोई ना कोई पहले से कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, तो हम जब इसको कैलकुलेट करें अपने हिसाब से तो वो गार्बेज वैल्यू भी ऐड हो जाए और हमारा आंसर बड़ा ख़राब सा आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड सा. तो हम इसलिए सेफ़ साइड पे रहने के लिए पहले ही उसको 0 कह देते हैं कि भाई तुम 0, अब जो भी मैं कैलकुलेट करूँगा उस हिसाब से मुझे अपनी आउटपुट चाहिए. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया इंट टाइम स्लाइस = 5. अब ये क्या है कि वही टाइम क्वांटम टाइम फ्रेम जो आपको ऊपर दिया हुआ है प्रोसेस का, ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो रहा है, यहाँ टाइम स्लाइस और बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेट टाइम, इन सब को जो है वो इसने इनिशलाइज़ किया और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी दे दी है 44444. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं 4 ही हैं और हमने 4 प्रोसेसेस के साथ डील करना है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है. अगर फिक्स्ड ना होती तो हम यहाँ पे 4 ना लिखते. अच्छा, अब यहाँ पे देखें इन 4 लाइन्स में क्या है कि बर्स्ट टाइम 0th प्रोसेस का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, मतलब 4 प्रोसेस है ना, वो 0 से 3, जैसे एरे को हम इनिशलाइज़ कर होते हैं 0 से ऑनवर्ड्स, तो उनका जो बर्स्ट टाइम है हर किसी का, ये आपको जो है वो क्वेश्चन के सिनेरियो में दिया होगा. तो हो सकता है कि पेपर में ये वैल्यूज़ डिफ़र कर रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं. तो खैर ये आपने चारों बर्स्ट टाइम्स एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेना है. फिर अगेन इंट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस, मतलब ये कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, टोटल 4 ही हैं. अच्छा, अब देखें अगेन हमने क्या किया कि एक फॉर लूप लगाया और उस फॉर लूप का मकसद क्या था कि हमने काउंट मतलब वेरिएबल को और वैल्यू वेरिएबल को 0 से करना था इनिशलाइज़. ठीक है, अब वो कब तक 0 से इनिशलाइज़ करना है, जब तक आई जो है यानी कि ये लेस देन n, यानी कि लेस देन ना रहे किससे, नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस यानी कि 4 से. यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर होता है ना फॉर लूप का, ये टर्मिनेशन कंडीशन होती है, और फर्स्ट जो होती है वो इनिशलाइजेशन कंडीशन होती है, और जो थर्ड होती है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है तो वो लगा रखते हैं. राइट. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स और आ गए, इंट फ्लैग और इंट काउंटर. काउंटर बेसिकली काउंट करेगा और फ्लैग जो है वो बताएगा कि प्रीएम्पशन हो रही है या नहीं हो रही. और इफ़ यू रिमेंबर कि FCFS में फ्लैग का कोई काम नहीं था क्योंकि उसमें हमने एज इट इज़ लेके चलना होता है, मतलब प्रीएम्पशन नहीं करनी होती. ठीक है. अच्छा, अब आ जाए डू वाइल लूप पे. अब डू में हमने क्या करना है कि जब तक फ्लैग अगर 0 है, ठीक है, यानी कि प्रीएम्पशन अगर हमने नहीं करवानी, तो एक फॉर लूप हमने लगाया और हमने चेक किया उसके अंदर फॉर लूप में इफ लूप आ गया कि अगर तो आपका एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल 0th प्रोसेस है, उसका बर्स्ट टाइम आपकी टाइम स्लाइस से लेस है, या फिर ये आ गया आपका और ऑपरेटर. ठीक है,
या फिर बर्स्ट टाइम है 0, यानी कि या तो बर्स्ट टाइम बिल्कुल ही 0 है या फिर वो टाइम स्लाइस से लेस है। इस केस में क्या करेंगे कि टाइम स्लाइस को बर्स्ट टाइम की वैल्यू, मतलब जो बर्स्ट टाइम की वैल्यू होगी ना वो टाइम स्लाइस को दे देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम टाइम स्लाइस की वैल्यू ही टाइम स्लाइस में रहने देंगे, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास आ गया फॉर लूप अगेन। अब इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो गया तो हम काउंटर में कर देंगे प्लस प्लस कि हाँ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, और उसका बर्स्ट टाइम जो है वो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इसलिए बर्स्ट टाइम जो है वो माइनस माइनस हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया अच्छा, अभी सारा सीन तब चल रहा है कि हमने प्रीएम्पशन नहीं की और कोई प्रोसेस इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है आपका मेमोरी में, ठीक है। अच्छा, अब टाइम स्लाइस जो है वो बर्स्ट टाइम के बराबर कर दिया आपने, बराबर इन अ सेंस कि हमने इसकी वैल्यू बर्स्ट टाइम की टाइम स्लाइस को असाइन की है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं है 1 के तो हम काउंटर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फॉर लूप में अगर बर्स्ट टाइम 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि फ्लैग की वैल्यू 1 सेट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब एल्स में क्या होगा कि अगर 0 के इक्वल है तो फिर वैल्यू जो है ith प्रोसेस की, यानी कि ये प्रोसेस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 4 तक, तो इसकी वैल्यू हम 1 असाइन कर देंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हम डू वाइल लूप के साथ डील कर रहे हैं, तो ऊपर हमने डू में कहा था कि फ्लैग इज़ इक्वल टू 0, तो वाइल में हमने उसका अपोजिट लेके चलना होता है कि जब तक फ्लैग 0 के इक्वल अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि जो आपको ऊपर बर्स्ट टाइम्स हम ऊपर दे के आए थे ना, एज इट इज़ आपने वैसे बताने एक बार, और फिर हमने वेट टाइम्स और ये सारा कुछ फाइंड करना है। अब वेट टाइम्स जैसे हमने FCFS वगैरह में भी फाइंड किया था कि आपने फॉर लूप लगाना है और अंदर फिर आपने मतलब कंडीशंस जो देनी है वो क्या करना है कि वेट टाइम आपने फाइंड करना है। वेट टाइम कैसे फाइंड करते हैं, बर्स्ट टाइम माइनस कर देना है किस में से, काउंट में से, राइट। अब ये प्रिंट एफ और /n डबल कोटेशंस में, इसका क्या मतलब है कि ये नई लाइन जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, फिर अब उसके बाद फॉर लूप टू डिस्प्ले द टर्न अराउंड टाइम। अच्छा, पेपर में क्या है कि इतने लेंथी कोड्स हैं वो पूरे के पूरे लिखने के कम चांसेस, मतलब लिखने आने के कम चांसेस होते हैं। आपको इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इतना सा कोड मिसिंग होगा आपका कि लूप बताएं टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने का, तो बाकी सारा कोड ऑलरेडी गिवन होगा, तो वहाँ से वेरिएबल्स की और इस तरह से थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी सिंटेक्स वगैरह की, इनकेस अगर कुछ माइंड से स्किप हो रहा हो, ठीक है। और बस ये कंप्लीट करना होगा। अब जैसे अब लूप टर्न अराउंड टाइम का फाइंड करने के लिए, तो इसमें अगर हम भूल भी रहे हैं फॉर एग्जांपल कि क्या करना था, फॉर लूप में कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो वो नीचे वेट टाइम का में भी गिवन हो ऑलरेडी, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो थोड़ा सा इधर उधर कोड में जाके देख लेना है कि असल में क्या वेरिएबल्स के साथ चल रहा है, किसको क्या बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं कंसोल पे शो करवाने के लिए। ये टर्न अराउंड टाइम आ गया और टर्न अराउंड टाइम को हम काउंट आई के साथ लेके चल रहे हैं, तो ये काउंट आई आपके पास है। फिर उसके बाद वेट टाइम के लिए हम कहेंगे कि वेटिंग टाइम एग्जैक्ट शो करवाओ स्क्रीन पे, और यहाँ पे वेरिएबल, अब जैसा कि दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो यूजुअली 2 पैरामीटर्स ले रहा होता है। एक तो एग्जैक्ट डबल कोटेशंस में जो स्ट्रिंग होता है कि हमने एग्जैक्ट यही हमें चाहिए डिस्प्ले पे, और फिर वेट टाइम या जैसे ऊपर काउंट आई था, तो ये वो वेरिएबल होता है जो उसकी वैल्यू असल में हमें कैलकुलेट करके दे रहा होता है और हम ऊपर कहीं ना कहीं उसको करके आए भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह एवरेज वेट टाइम का सेम FCFS वाला फॉर्मूला है। फिर इसी तरह एवरेज टर्न अराउंड टाइम का भी सेम ही है, बस वहाँ यहाँ पे काउंट आई थोड़ा सा नेम हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट एफ। अब लास्ट में उसने कहा था कि भाई टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम के अलावा मुझे एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम भी चाहिए, तो यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम हमने स्क्रीन पे शो करवाए, और यहाँ भी हमने लिख दिया एवरेज टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय n। अच्छा, अगर आपको याद हो तो FCFS में हमने इसको पहले अलग से डिवाइड करके कंप्यूट कर लिया था कि भाई ये एवरेज वेट टाइम या टर्न अराउंड टाइम को टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, तो दोनों ठीक हैं, लेकिन आई थिंक FCFS वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है कि पहले से हम कैलकुलेट करके रखें। सो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बस एंड हो गया प्रोग्राम और लिखा हुआ है कि इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, और ये कैसे प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के अंडर फॉल करता है ये हम पहले देख चुके हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैब नंबर 6। तो इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।